अच्छा जी, वी वर डिस्कसिंग अबाउट प्रेशर एंड डेंसिटी और प्रेशर के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन की थी। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्विंग सम क्वेश्चंस अबाउट प्रेशर एंड डेंसिटी। पास्ट पेपर्स के हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज, ठीक है। This is a question of May-June 2016, paper 22, and question number 2, the question I'm showing you right now. You need to start solving this question. This is a May-June 2016, paper 22, question number 2. Okay. The question it's asking, figure 2.1 shows a liquid in a cylinder container. The cross-section area of the container is A. The height of the liquid, the column of the liquid H, and the density of the liquid is rho. Show that the pressure due to liquid on the base of the cylinder is equals to rho GH. So you need to drive this expression, which I have discussed in the class already. So please drive this expression again. ठीक है? Hurry up. जी हो गई भैया डेरिवेशन? जी हो गई सर। ओके, अच्छा जी। द वेरिएशन विद द हाइट ऑफ द टोटल प्रेशर ऑन द बेस ऑफ द सिलेंडर इन ए इज शोन इन फिगर 2.2। ठीक है जी। तो जैसे जैसे हम इस सिलेंडर की डेप्थ में जाते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे हमारे पास प्रेशर जो है इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे एज वी मूव डाउनवर्ड्स तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, लेकिन इस सिलेंडर के टॉप के ऊपर जहां पे लिक्विड नहीं है वहां पे भी एक प्रेशर होता है, और उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस प्रेशर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है, 1 into 10⁵ pascals। दिस इज द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके,
अब ये जो ग्राफ है ये आपको शो ये कर रहा है कि हम लोग जैसे जैसे डेप्थ के अंदर जाते जा रहे हैं, प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है. दिस इज ऑब्वियसली एट द टॉप, at the surface of liquid. This is surface of liquid, बिल्कुल टॉप के ऊपर है यहाँ पे हम, और ये हम बिल्कुल इस जगह पे बेस ऑफ कंटेनर में, ठीक है. यानी और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है. ये इस तरीके से ये ग्राफ आपके पास शो हुआ है. बाय द वे इसमें आपके पास एच हाइट नहीं है एक्चुअली, दिस इज डेप्थ. जितना ज्यादा हम डीपर जाते जा रहे हैं उतना ज्यादा प्रेशर हमारे पास इंक्रीज होता जा रहा है. यानी जीरो डेप्थ का मतलब ये है कि हम कहाँ पे, सरफेस के यानी टॉप ऑफ द लिक्विड के ऊपर. ये सारे पॉइंट्स जरा इस ग्राफ को समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है. उसके बाद कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई द लाइन ऑफ द ग्राफ डज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन. ये लाइन ओरिजिन से क्यों नहीं पास हो रही जी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से. बिल्कुल सही है, बिकॉज देयर इज एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हिच इज 1 into 10 to the power 5 pascals, 1.0 into 10 to the power 5 pascals. उसके बाद कह रहा है यूज द डेटा फ्रॉम फिगर 2.2 कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. तो हमें डेंसिटी ऑफ लिक्विड को कैलकुलेट करना है, ठीक है. डेंसिटी आपके पास किसके बराबर होती है, सॉरी प्रेशर सर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या थी आप बता दीजिए. 1 into 10 to the power 5 pascal. जी ठीक है सर, ठीक. अच्छा जी, अब हमें इस फिगर को इस्तेमाल करते हुए, इस ग्राफ को यानी यूज करते हुए हमें क्या कैलकुलेट करनी है, इसकी डेंसिटी. इस इक्वेशन के मुताबिक डेंसिटी किसके बराबर है, डेंसिटी बराबर है आपके पास P अपॉन GH. ये बन जाएगा फॉर्मूला डेंसिटी का, है भाई? जी जी. अच्छा, अब इस ग्राफ को देखिए जरा. ये जो आपके पास ग्राफ है, इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा, अगर मैं इस ग्राफ का ग्रेडियंट निकालूं, ठीक है, तो वो ग्रेडियंट किसके बराबर होगा, y अपॉन x. यानी y एक्सिस पे हमारे पास है प्रेशर और x एक्सिस पे क्या है हमारे पास, हाइट. ठीक है. तो बेसिकली P अपॉन H जो है वो हमारा ग्रेडियंट होगा. यानी ये जो टर्म है P अपॉन H, ये सिंपली क्या है आपका ग्रेडियंट. ठीक है. यानी डेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेंसिटी निकालने के लिए P अपॉन H यानी कि ग्रेडियंट, इस ग्रेडियंट को सिंपली किससे डिवाइड कर देंगे, ग्रेविटी से, जो कि कितनी होती है, कितनी होती है 9.8. ठीक है. यानी हम इस ग्राफ का ग्रेडियंट निकालते हैं. ग्रेडियंट निकालने के लिए कोई से भी 2 पॉइंट्स हम ले लें, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो इजीली कोई भी 2 पॉइंट्स हमें मिल सकते हैं. जैसे कि सबसे पहला पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो क्या है, 0 और 1. ठीक है. इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से बल्कि यहाँ से ले लेता हूँ, इस पॉइंट को चूज करूँ, ठीक है, तो दिस इज 1.5 और कितना है 3. ठीक है. लेकिन ख्याल रखिएगा y एक्सिस के ऊपर क्या भी गिवन है, हमें एक पावर भी गिवन है 10 to the power 5. ठीक है. तो y2 minus y1 यानी 3 minus 1 और into 10 to the power 5 डिवाइडेड बाय x2 minus x1. x2 हमें गिवन है 1.5 माइनस x1 कितना गिवन है 0. यानी 2 into 10 to the power 5 डिवाइडेड बाय 1.5. क्या वैल्यू आ रही है इसकी, 1.3 into 10 to the power 5. ग्रेडियंट हमारे पास कितना आ रहा है 1.3 into 10 to the power 5. ठीक है जी, ये हमें ग्रेडियंट मिल गया. अब हमें सिंपली क्या करना है, इस ग्रेडियंट को डिवाइड करना है 9.81 से, तो हमें डेंसिटी की वैल्यू मिलेगी. क्या आ रही है डेंसिटी,
13251 135 डेंसिटी कितनी आ रही है? ये इक्वेशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रेडियंट को 9.81 से डिवाइड कर रहे हैं, 132.1.7 9.81 क्या वैल्यू आ रही है? 2578 13278, ठीक है, जो कि तकरीबन 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 हम कह सकते हैं 13,000 ये 132 51.78 है। 0.78 होगा, वही मैं हैरान हो रहा था। ठीक है, अच्छा सर, हमने इसको 10⁵ से मल्टीप्लाई क्यों करवाया है? क्योंकि ये देखो ना, प्रेशर के साथ क्या गिवन है, पास्कल्स के अलावा क्या भी गिवन है, 10⁵ भी तो मौजूद है। सर जो आपने ग्रेडियंट इक्वल्स टू y अपॉन x लिखा है ना, वो एक दफा वापस बता देंगे? देखो ग्रेडियंट किसके बराबर होता है? ग्रेडियंट बराबर होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी ग्रेडियंट सिंपली बराबर होता है y अपॉन x के। अब ये बताओ y एक्सिस में हमारे पास क्या गिवन है? प्रेशर। प्रेशर, तो उसकी जगह मैंने p रख दिया, और x एक्सिस पे क्या गिवन है? हाइट हाइट। या डेप्थ, ठीक है ना? तो यानी p अपॉन h जो है वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? ग्रेडियंट के। और ये जो फॉर्मूला है इसमें देखो कि p अपॉन h किसके बराबर है, फिर आएगा ग्रेडियंट के, यानी मैंने p अपॉन h की सिंपली क्या जगह लगा दिया? ग्रेडियंट लगा दिया। इज दैट क्लियर? जी सर, थैंक यू। क्वेश्चन किसी और ने पूछना है? अब्दुल्ला, आयशा, अजान, मीरान? सर नीचे से भी क्वेश्चन दिखा दें सर। अच्छा, ये क्वेश्चन था बेटा। यूज द डेटा फ्रॉम फिगर 2.2 कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन द सिलेंडर। इसका रेफरेंस बता दें। इसका रेफरेंस है मई जून 2016 पेपर 22 क्वेश्चन नंबर 2। जी, और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? रहीन, सारिम, वासिफ, अब्बास, नवाल, नाफे? सर ये क्वेश्चन हमारे पास पेपर बुक में है। नहीं बेटा, ये 2016 का सवाल है, आप लोगों के पास पेपर 2015 तक है। ये मैंने ईयरली पास पेपर्स कराया है। आप लोग ऑब्वियसली टॉपिकल के बाद एंड में ईयरली पास पेपर भी तो कुछ करोगे ना? एनी अदर क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन भी आया हुआ था पास पेपर्स में प्रेशर से रिलेटेड, वो क्वेश्चन भी मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है? बल्कि उससे पहले मैं थोड़ा वो एक्सप्लेन भी आपको कर देता हूँ उस क्वेश्चन में क्या है। ये भी बाय द वे प्रेशर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ एक्चुअली में अपथ्रस्ट भी इन्वॉल्व है थोड़ी सी। अच्छा, अपथ्रस्ट भी अभी हमने पढ़नी है। चलिए, एक छोटी सी चीज और डिस्कस करूँ मैं प्रेशर से रिलेटेड आप लोगों से। पे अटेंशन। अच्छा, अभी जो हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा था बच्चों, वो ग्राफ कुछ ऐसा था जिसमें हमने वाई एक्सिस पे प्रेशर लिया हुआ था और एक्स एक्सिस पे हमने
डेप्थ ली हुई थी, ठीक है। वो जो एच का सिंबल वहां वो कह रहा था वो डेप्थ से कंसिडर कर रहा था, ठीक है, डेप्थ एच। और ग्राफ हमने कुछ यूं पढ़ा था, ठीक है, यानी जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं इंक्रीज इन डेप्थ हो रही है, यानी उतना ज्यादा हम डीप जाते जा रहे हैं वाटर के अंदर या फ्लूइड के अंदर। अच्छा जी, लेकिन लेट्स से अगर ये ग्राफ हमारे पास डेप्थ की जगह हाइट हो, ठीक है, हाइट ऑफ द फ्लूइड का ग्राफ हो, विच मीन्स देखिए इस ग्राफ में ये जो भी हमने डिस्कस किया है, इस ग्राफ में हम लोग यू मूव कर रहे थे, दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। जितना ज्यादा हम नीचे जाते जा रहे थे डेप्थ बढ़ती जा रही। लेकिन अगर इसी चीज को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझा जाए कि अगर हम लोग बॉटम से टॉप की तरफ जा रहे हैं, यानी हम यू मूवमेंट कर रहे हैं इस तरह से, तो बताइए ये ग्राफ किस तरीके से बनेगा प्रेशर का और हाइट का अगर मैं ग्राफ बनाऊं। ठीक है, तो अगर प्रेशर और हाइट का ग्राफ बनेगा तो ये ग्राफ हमारे पास कुछ यूं बनेगा, ठीक है, यानी इस तरह से। जैसे जैसे हम हाइट को क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं, प्रेशर क्या होता जाएगा आपके पास कम होगा। और ये भी बाय द वे कहाँ तक जा सकता है, मिनिमम कितने प्रेशर तक जा सकता है, जब हम बिल्कुल टॉप पे पहुंचेंगे तो कितनी वैल्यू पे होगा, 1 × 10⁵ बिल्कुल सही है। ये इसका मतलब है कि हम लिक्विड के कहाँ आ गए हैं, सरफेस के ऊपर आ गए, ठीक है। और आप लोगों को ये पता चल चुका है कि इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, बाय द वे किसके प्रोपोर्शनल होता है, डेंसिटी के, है ना। अभी हम लोगों ने देखा था कि डेंसिटी बराबर थी ग्रेडियंट अपॉन 9.81 के, ठीक है। तो डेंसिटी किसके बराबर है, ग्रेडियंट के बराबर है। अच्छा लेट्स से अगर हम लोग, आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि अगर हम लोग ऑयल और पानी को मिक्स करें, कोशिश करें बाय द वे सॉरी, तो वो मिक्स होते नहीं है, और ऑयल जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। पहले तो ये बताइए पानी के ऊपर क्यों ऑयल फ्लोट करता है, पोलैरिटी का डेंसर होता है, डेंसिटी का फर्क पोलैरिटी होता है, पोलैरिटी का फर्क होता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली मेजर जो हम डिफरेंस यहाँ पे बताना चाह रहे हैं वो डेंसिटी का है। वाटर की जो डेंसिटी है वो ऑयल की डेंसिटी से ज्यादा होती है। एक कुकिंग ऑयल की डेंसिटी तकरीबन 900 kg पर मीटर क्यूब के आसपास होती है, ठीक है। और वाटर की जो डेंसिटी है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब के बराबर है। बाय द वे एक क्वेश्चन और भी आप लोगों से पूछता चलूं, ये बताइए कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बड़ा यूनिट है या किलोग्राम पर मीटर क्यूब बड़ा यूनिट है। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज अ बिगर यूनिट, क्योंकि अगर हम डेंसिटी ऑफ वाटर की बात करें तो वाटर की डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर में क्यूब में होती है 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कितनी होती है जी, 1000 होती है। तो अगर आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से किलोग्राम पर मीटर क्यूब में जाना है तो सिंपली क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई बाय 1000। और अगर आपने किलोग्राम से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में जाना है तो क्या कर दीजिएगा, डिवाइडेड बाय 1000। इज दैट क्लियर? जी बच्चों, एनी क्वेश्चन? ये कॉपी हो गया यहाँ तक, शैल आई मूव फर्दर? जी, कोई क्वेश्चन पूछना किसी ने इसमें?
नाउ लेट्स मूव फर्दर। लेट्स से बच्चों मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में पहले हमने वाटर डाला और वाटर के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। लेट्स से ये हमने वाटर भर दिया, ये हमारा वाटर आ गया, और जब हम इसमें ऑयल डालेंगे तो क्या होगा, ऑयल वाटर के ऊपर क्या करेगा, फ्लोट करेगा। दिस रेड इज ऑयल, ठीक है, ये ऑयल हमने इसमें डाल दिया, ये इस पे फ्लोट कर रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग बॉटम से टॉप की तरफ मूव कर रहे हैं, बॉटम टू टॉप, ठीक है। यानी हम ग्राफ जो बनाने जा रहे हैं उसमें हम हाइट का और प्रेशर का ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो ग्राफ बनेगा हमारे पास, ये ग्राफ कुछ यूं बनेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पहले यूं जाएगा, ठीक है, और उसके बाद ये ग्राफ थोड़ा सा यूं हो गया, ठीक है। एक सेकंड, मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से बनाता हूँ। पहले ये हमारे पास ग्राफ ऐसे हो गया, ठीक है, और फिर ये ग्राफ हमारे पास ऐसे हो गया, ठीक है जी। अच्छा, ये बताइए सबसे पहले कि ये ग्राफ की लाइन चेंज क्यों हुई है, व्हाई देयर इज अ चेंज इन लाइन। डेंसिटी चेंज, बिल्कुल सही है, डेंसिटी का चेंज आया है। ये जो रेड वाला हिस्सा है यकीनन ये क्या होगा हमारे पास, ऑयल होगा। अच्छा, ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गई मुझे लग रहा है, क्योंकि हम पहले वाटर में से गुजरेंगे फिर ऑयल की तरफ जाएंगे ना जी। एक सेकंड, इसको ठीक कर लेते हैं। पहले वाटर में से हम मूव करेंगे तो ग्रेडियंट हाई होगा, ठीक है, काफी ज्यादा। उसके बाद हम ऑयल में जाएंगे तो ग्रेडियंट थोड़ा सा लो हो जाएगा, ये इस तरह से, ठीक है जी। तो ऑयल की डेंसिटी जो है वो वाटर की डेंसिटी से कम है, इस वजह से ग्रेडियंट का चेंज आया। ऑब्वियसली दिस इज आवर वाटर, क्योंकि हम पहले वाटर में कर रहे हैं, और ये हमारा ऑयल है, और ये इंक्रीज इन हाइट हो रही है, यानी हम बॉटम से किसकी तरफ जा रहे हैं, टॉप की तरफ। और जब हम टॉप पे पहुंचेंगे तो प्रेशर हमारे पास क्या होगा, मिनिमम होगा, जो कि किसके बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। सही, ग्राफ फिर से समझा देंगे, ये लाइन। मैं एक दफा दोबारा समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले हम वाटर में से गुजर रहे हैं, तो वाटर की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है ना, इसलिए इस जगह का ग्रेडियंट क्या होगा, हाई आएगा। फिर जैसे जैसे हमने वाटर को खत्म किया तो वाटर खत्म करते ही ऑयल आ गया। ऑयल वाली लाइन को अगर आप नोटिस करें तो ऑयल का जो ग्रेडियंट होगा वो लो होगा, ग्रेडियंट लो, क्योंकि उसकी क्या लो है, डेंसिटी लो है, ये हाई डेंसिटी है, इसलिए ये आपके पास लाइंस में थोड़ा सा ग्रेडियंट्स में फर्क आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाते जा रहे हो, यानी आप ऊपर की तरफ जाते जा रहे हो, ठीक है, ये यूं जा रहे हैं तो इंक्रीज इन हाइट हो रहा है ना, हाइट के अंदर इंक्रीज हो रहा है। हाइट में इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि आपके पास कंटिन्यूसली प्रेशर की वैल्यू कम होती जा रही है, ठीक है, और जब टॉप पे हम पहुंचे हैं तो आपके पास प्रेशर की वैल्यू क्या है, मिनिमम है। इज दैट क्लियर नाउ सामा? ठीक है सर, थैंक यू। कॉपी कर लीजिए।
किसी और ने कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें? ओके अगर टॉप टू बॉटम आ रहे होते तो फिर ये ग्राफ उल्टा बन जाता ना, ठीक है, फिर इसी का हम उल्टा ग्राफ बनाते ना। अगर आप कहते हैं तो मैं वो भी बना के आपको दिखा देता हूँ कि अगर हम डेप्थ का बना रहे होते तो वो ग्राफ कैसा होता। जी बना दूं डेप्थ से अगर चाहिए इसका डेप्थ। ये तो हम बॉटम टू टॉप जा रहे हैं, अगर टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो बनाओ इसका ग्राफ, या समझ तो गए इसका आप लोग? जो आपने पहले बनाया था वैसी ग्राफ बनेगा ना, जो आपने पहले बिल्कुल बना दिया था। बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन दो लाइंस बनेगी, दोनों के ग्रेडियंट्स उसमें अलग अलग होंगे, ठीक है ना? ठीक है, ठीक। कॉपी हो गया भैया? ये हो गया। अच्छा जी, इससे रिलेटेड भी हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है पास पेपर में। लेट मी फाइंड दैट क्वेश्चन फॉर यू, अगर मुझे वो क्वेश्चन मिल जाए। वेरी अर्जेंट बेसिस, 2017 या 18 में क्वेश्चन था वो, ठीक है। This is the question. हाँ जी, a liquid of density rho is filled in container to depth h. The base of the container has area A. Derive from the definition of pressure and density the equation P is equals to rho gh, where rho is the pressure exerted by the liquid on the base of the container and g is the acceleration of free fall. You have already driven this definition twice. A small solid sphere falls at a constant velocity through the fluid. State the name of the three forces acting on the fluid. तो by the way, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इसमें ड्रॉप करेंगे, लेट मी टेल यू, तो जब ये ऑब्जेक्ट चल रहा होगा तो इसके ऊपर तीन फोर्सेस काम कर रही होंगी। डाउनवर्ड इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा बाय द वे? ग्रेविटी। वेट होगा। अपवर्ड इसके ऊपर क्या होगा? ड्रैग फोर्स या फ्लूइड नॉर्मल फ्रिक्शन, भी। ठीक है जी, ड्रैग फोर्स। और इसके अलावा एक और फोर्स भी होती है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट। तो ऊपर की तरफ हमारे पास दो फोर्सेस हैं, अप थ्रस्ट और ड्रैग फोर्स, या जिसको हम एयर की लैंग्वेज में एयर रेजिस्टेंस भी बोलते थे। और डाउनवर्ड जो फोर्स होता है वो वेट होता है। जब ये ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी पे होता है, वेलोसिटी में जाता है, तो टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर हम ये कहते हैं कि वेट किसके बराबर होता है? अप थ्रस्ट
प्लस फोर्स के, ड्रैग मींस जो फ्लूइड फ्रिक्शन है उसके बराबर होता है। यानी जो अपवर्ड फोर्सेस हैं वो किसके बराबर हो जाएंगे फिर जी, डाउनवर्ड फोर्सेस, जब ये टर्मिनल वेलोसिटी पे फॉल करेगा। टर्मिनल वेलोसिटी सिर्फ एयर में नहीं आती, किसी भी फ्लूइड में आ सकती है, लिक्विड में, वाटर में, हर उसमें फ्लूइड में टर्मिनल वेलोसिटी आ सकती है। जिसमें भी फ्लूइड फ्रिक्शन होगी, ड्रैग फोर्स को हम क्या भी बोलते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन इन दैट? किसी ने कोई सवाल करना है इसमें? ये आप बता रहे हैं। बेटा जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में गिरता है तो उसके ऊपर 3 फोर्सेस काम कर रही होती हैं। डाउनवर्ड उसका वेट होता है, फ्लूइड की वजह से उसके ऊपर एक फोर्स लगती है जिसको हम कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन या ड्रैग फोर्स, और एक और फोर्स भी ऑब्जेक्ट पे काम कर रही होती है जिसको हम कहते हैं अपथ्रस्ट, जो भी ऑब्जेक्ट में किसी फ्लूइड वगैरह की वजह से लगती है। अपथ्रस्ट को अभी हमने डिटेल में पढ़ना है कि अपथ्रस्ट क्या है, किस तरीके से कैलकुलेट होती है, इसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ इतना मैंने बताया है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में गिर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, मूव इन अ फ्लूइड, तो फ्लूइड में मूव करते हुए उसके ऊपर 3 फोर्सेस लग रहे होते हैं। वेट जो कि डाउनवर्ड होता है, ड्रैग फोर्स या फ्लूइड फ्रिक्शन, और अपथ्रस्ट, ये दोनों फोर्सेस ऊपर की तरफ लग रहे होते हैं। ड्रैग फोर्स और फ्लूइड फ्रिक्शन एक ही ना फोर्स के 2 नाम है, ठीक है। और जब ये टर्मिनल वेलोसिटी पे होता है तो अपवर्ड फोर्सेस और डाउनवर्ड फोर्सेस इक्वल हो जाते हैं। यानी हम ये कहते हैं कि इस वक्त वेट बराबर हो जाता है ड्रैग फोर्स प्लस अपथ्रस्ट के, ठीक है। सो कॉपी कर लीजिए। नाउ तो 3 फोर्सेस हमने बता दी, वेट, अपथ्रस्ट और ड्रैग फोर्स। अ वर्ड इक्वेशन रिलेटेड द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज फोर्सेस। तो बाय द वे उसने हमें बता दिया है कि ये किस वेलोसिटी पे जा रहा है, कांस्टेंट या टर्मिनल पे। तो हम ये वही लिखेंगे, वेट किसके बराबर होगा, अपथ्रस्ट के प्लस ड्रैग फोर्स या फ्लूइड फ्रिक्शन के, ठीक है। ये इक्वेशन आ जाएगी। नाउ द नेक्स्ट इज state and explain the change of energy occur as the sphere falls। स्फीयर की एनर्जी में क्या चेंजेस आ रहे होंगे, ठीक है। तो क्योंकि वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट होगी, ठीक है, और ये हाइट से नीचे गिर रहा होगा तो इसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी तो कम हो रही होगी, लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही होगी क्योंकि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो हम ये कहेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही होगी किसके अंदर, हीट एनर्जी के अंदर, ठीक है। हीट एनर्जी में चेंज हो रही होगी। नो चेंज इन के बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। वैसे ये चीज हमने अभी डिटेल में वर्क एनर्जी पावर में पढ़नी है, ठीक है। लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी, और वो किस में कन्वर्ट हो रही होगी, हीट के अंदर, क्योंकि ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है तो उसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी तो कम ही हो रही होगी। लेकिन अगर वो हीट में कन्वर्ट हो रही है तो व्हाट इज हैपनिंग टू द काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज उसकी स्पीड कांस्टेंट है, मास भी गिरते हुए ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही होगी। ठीक है जी। इसके बाद इन्होंने ये ग्राफ गिवन आपको दिया हुआ है, ठीक है, और इस ग्राफ को यूज करते हुए आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालनी है, ठीक है।
तो ये दो चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है, विच यू विल बी डूइंग इन योर होमवर्क। आप अपने होमवर्क में करेंगे। मैं इसी क्वेश्चन का रेफरेंस भी आपको दिखा देता हूँ, ये पिक्चर भी मैं भी लोड कर देता हूँ। दिस इज अक्टूबर नवंबर 2017, ठीक है। अक्टूबर नवंबर 2017 23 का ये क्वेश्चन नंबर है 2, ठीक है। अक्टूबर नवंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये, और ये मैं अभी ग्रुप पे भी ये पिक्चर्स इसकी अपलोड कर रहा हूँ। आप लोगों ने होमवर्क में इस ग्राफ को यूज करते हुए एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू भी बतानी है और इसकी डेंसिटी भी कैलकुलेट करनी है। इज दैट क्लियर? किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? Any questions, anyone? नाइस। ठीक है भाई, लेट्स स्टॉप इट ओवर हियर। और ये होमवर्क मैंने ग्रुप पे भेज दिया आपको। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड सेंड इट टू मी। ओके भाई, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज।